अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हशमत जान। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। आज कौमी सलामती कमेटी पार्लिमान की जो है उसका अहम इजलास हुआ, तकरीबन 6 घंटे तवील, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मुखातिब हुए, दीगर नुमाइंदा जो सियासी जमातों के थे अफराद वो भी यहाँ शरीक गुफ्तगू हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी 50 मिनट से तवील का खिताब किया। मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर, चारों सूबाई वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद। लेकिन पीटीआई बहसीत सियासी जमात यहाँ शरीक नहीं थी। अचकज़ई साहब भी मौजूद नहीं थे। अब मेरे सामने दो एलामिये हैं। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया, जिसमें उन्होंने शिरकत ना करने का ऐलान किया, और दूसरा एलामिया है जो कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का है जो आज ख़त्म हुआ, और साथ जो सिपा सलार की गुफ्तगू वहाँ हुई 50 मिनट तवील, उसका खुलासा मेरे साथ। बड़ी अजीब सूरत हाल है कि दहशत गर्दी से निमटना है, उसके लिए एक इत्तफाक़ी राय दरकार है, सियासी इत्तफाक़ी राय, मुआशरती इत्तफाक़ी राय, मजहबी इत्तफाक़ी राय। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए बायकॉट का ऐलान किया। वजह क्या बनी? दो खबरें हैं इस सिलसिले मेरे पास। एक, बैरिस्टर अली ज़फ़र ये कह रहे हैं कि जी जब तक खान साहब को रिहा ना किया जाता और वो शरीक ना होते इजलास में तो पीटीआई ने शरीक नहीं होता था। दूसरी खबर बैरिस्टर गौहर के हवाले से आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुन ली थोड़ी देर पहले मेरे ही प्रोग्राम में। वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात ना कराई जाती हमने शरीक नहीं होना था। यही पीटीआई की जो क़यादत है ये कल रात तक तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। पहले इन्होंने 14 अफराद पर मबनी लिस्ट भी जारी की, ऐलान किया कि ये शरीक होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में क्या इन्होंने अपनी सियासी कमेटी के अलावा जो दीगर अपोजिशन जमातें उनसे मुशावरत की? क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान ने इस बात का इजहार किया है कि मुझसे मशवरा कर लेते तो बेहतर कोई राह इन्हें दिखा देता। खुद मौलाना शरीक थे और वो कह रहे थे कि ये मुनासिब फैसला नहीं है जो पीटीआई ने इस इंतहाई अहम अमल से दूरी इख्तियार की है। क्या पीटीआई ने ये ट्रेन मिस की है? क्या ये बायकॉट करना दुरुस्त फैसला था या नहीं? और जो एलामिया है वो बड़ा अहम है। इससे पहले कि मैं अपने आज के अहम मेहमानों का तारुफ करवाऊँ, इस एलामिये में जहाँ पे दहशत गर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट और काइनेटिक ऑपरेशंस की बात की गई है, और ये भी कहा गया है कि अब कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। वहाँ इंपॉर्टेंट मोस्ट स्टेटमेंट दो हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है इस वक्त हमें। कब तक हम सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहे, और हार्ड स्टेट कैसे बनेगी ये अहम सवाल है। इसकी तशरीह क्या होगी? और फिर उन्हीं की गुफ्तगू में एक और बड़ा अहम नुक्ता जो कि सियासतदानों के लिए सोचने का मुकाम रखता है, वो नुक्ता है कि गवर्नेंस के गैप्स हैं, जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान शोहदा की कुर्बानियाँ पेश कर। गवर्नेंस के गैप बलूचिस्तान में भी दिखाई देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, तमाम सूबों में दिखाई देते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार तो हुकूमतें हैं, सियासतदान। तो गवर्नेंस के गैप्स दूर होंगे तो ही ये सॉफ्ट स्टेट हार्ड स्टेट बनेगी। और फिर सोशल मीडिया का जो किरदार है वो भी ज़ेर बहस आया है। जो मेरी इत्तलात थी वो तकरीबन दुरुस्त साबित हो रही हैं कि उनके पीछे भी जाया जाएगा। जो दहशतगर्दों के हामी हैं सोशल मीडिया पर, उनकी सरकोबी भी की जाएगी। काइनेटिक ऑपरेशन के साथ साथ ये काम भी अब तरजीहात में शामिल है। और तो और आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी इमरान खान साहब से सोशल मीडिया जो है पीटीआई के, उसके हवाले से गुफ्तगू की। वहाँ क्या फ़ैसला हुआ ताहाल रावी खामोश है। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अगले हिस्से मुझे ज्वाइन करेंगे, आज इस कमेटी में शरीक थे एजाजुल हक साहब, उनसे भी हम सुनेंगे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब भी आएंगे, उनसे हम ये समझेंगे काइनेटिक ऑपरेशन और हार्ड स्टेट कैसे बन सकता है पाकिस्तान, क्या चैलेंजेस हैं, और एक बड़ी सियासी जमात जो है अगर वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो इस एलामिये की अफादियत क्या हो। जो सब खुशामदीद आपको लाइव जामी में। सबसे पहले पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त था? कल रात तक तज़ब्ज़ुब, कभी 14 अफराद की लिस्ट, कभी सियासी कमेटी, कभी बैरिस्टर गौहर, कभी अडियाला की तरफ नजरें, कभी अचकज़ई साहब से रवाबित। ये फैसला कि जी हमने जाना है, और फिर उसके बाद ये फैसला कि नहीं हमने नहीं जाना। जामी, पहली बात तो ये है कि पीटीआई का तो जो लीडर है उनके फैसला तो ये था कि वो तो जाना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ये है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर जिस रद्द अमल का इजहार किया, उसके बाद उनके लिए रास्ता नहीं बचा ना जाने का। और पीटीआई इस वक्त एक प्रॉब्लम ये है कि जो बार बार आप कह रहे हैं पीटीआई, देखें पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। इट्स ओनली इमरान खान एंड पीपल। पीटीआई तो एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने खत्म कर दी जब 9 मई के बाद उन्होंने असद उमर को, परवेज खट्टक को, मुझे, शाह महमूद कुरैशी को, इमरान इस्माइल, अली जैदी और हम समेत बेशुमार और लोगों को
उन्होंने काडर तोड़ दिया, हम लोगों को पार्टी से निकलवाया, और उसके बाद अब पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती। सलमान अकरम राजा, गौहर हों, वकास हों, ये तो अजनबी हैं तहरीके इंसाफ के लिए, और इनकी कोई सियासी हैसियत और बैरिस्टर गौहर अहमियत साहब नहीं तो है। चेयरमैन है पार्टी के। देखिए अजमल, देखें, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तवील अरसे से आप सियासत को ही दिन रात जो है वो देख रहे हैं। ओहदे नहीं सियासतदान बनाते, वो तो यहाँ पे 85 ऐसी जमातें हैं जिनके जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास उनका जो है वो शनाख्त, ये क्या होता है, इंतखाबी निशान है, या उनकी क्या हैसियत है। देखिए ना, अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस चाहते हैं, और जब अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ और सारे वुज़रा ये कैंपेन शुरू कर दें कि इमरान खान तो असल में अलहदगी पसंदों के साथ हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन लोगों की अकल कितनी है। यानी अलहदगी पसंद जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये लगे कि पाकिस्तान की जो पॉपुलर नैरेटिव है वो उनके साथ है, और हुकूमती वुज़रा ये कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर और सबसे बड़ी सियासी जमात अलहदगी मैं पसंदों के आपके साथ थीसिस है, में इस पर बात खत्म हो ये गई। चंद रोज हो गए आप इस थीसिस पे बार बार बात कर रहे हैं, इसमें खासा कंटेंट है, मीट है। आई टेंड टू एग्री विद यू समहाउ, बट ये भी तो फैक्ट ऑफ द मैटर ना चौहद साहब के वो स्पेस जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया या पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत मैं कह लेता हूं उन्होंने दी, तो वो वुज़रा आन पड़े ना। हालांकि जो वुज़रा जिस नीयत से आन पड़े हैं वो भी एक नेगेटिव एंगलिंग थी, वो भी कम्युनिकेशन का एक और उसूल वहां पे लागू करके कुछ और लेना चाह रहे थे, लेकिन वो अदर वे अराउंड चली गई सूरत हाल। तो इनके यहाँ अगर कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट बर वक्त आती तो ये गुंजाइश ना पैदा होती। मिसाल के तौर पर मुझे याद पड़ता है आरिफ अलवी साहब ने बड़ी जिम्मेदार स्टेटमेंट दी, मुझे याद पड़ता है बैरिस्टर गौहर ने 3-4 लाइनों का अंग्रेजी ट्वीट बड़ा उम्दा किया, आपने बड़ा उम्दा ट्वीट किया, जिसके बाद वो जो गैप था या लूप होल थे जो पीटीआई सोशल मीडिया की जानिब से खड़े हुए, जिसके ऊपर वुज़रा पड़े, वो खासी हद तक कम हुए थे। नहीं, वो तो कम हुए, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप फर्ज कर लें, हम आपकी बात को ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो ऑफिशियल सोशल मीडिया के अलावा उसके अंदर बहुत सारे घुसपैठिए हैं। उनमें यूट्यूबर हैं जिनका मकसद सिर्फ इमरान खान को बेच के पैसे कमाना है। उसमें सेपरेटिस्ट का जो है वो एक एलिमेंट है जो कि पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश करता है। हुकूमत का क्या ये फर्ज है कि वो उसको डिस्पेल करे या कि उसको जो है वो बढ़ोतरी दे? अब आप इनसे पूछे ना नहीं, कि हुकूमत को तो हुकूमत को तो फौरन डिस्पेल करना चाहिए था, आई एग्री विद यू, बट ये करना चाहिए, लेकिन ये पीटीआई को भी इन्हें डिसऑन नहीं करना चाहिए। कल मेरे प्रोग्राम में कमल शोजब ने 3 लोगों के बारे में डिसऑन किया, वो उनको जान के लाले पड़ गए क्योंकि बाहर बैठे कुछ लोग उनके ऊपर चढ़ दौड़े, मुझे हदफे तनकीद बनाना शुरू कर दिया। देखिए, वो इशू ये है, सबसे पहले तो अजमल, आप जब हुकूमती कोई आपके पास आते हैं, या शिजा को आप पूछिए, शिजा फातिमा जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर है आईटी की, 40 अरब रुपया खर्च किया है आपने लगाने में, वो जो फायरवॉल थी, या क्या आप कह रहे थे कि हम डिजिटल फायरवॉल लगाएंगे और उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे। 40 अरब खर्चने के बाद आज आप कहाँ खड़े हैं? आप इतने हजारों सैकड़ों लोगों को अरेस्ट करने के बाद, पीका लॉ बनाने के बाद आप कहाँ खड़े हैं? आप वहीं खड़े हैं जहां पे आप पहले खड़े थे। उसकी वजह यह है कि आपके पास काउंटर नैरेटिव है ही नहीं, ना ही आप दे सकते हैं, ना ही आप देने की पोजीशन में है। नंबर 1, अपनी गलतियों को अपने गिरबान में झांके बगैर कोई एनालिसिस ठीक नहीं हो सकता। ये चीज जो है वो समझनी चाहिए। राइट, जो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो आज इससे हमने शुरू किया है शो, कल 14 अफराद को नॉमिनेट करके इस इजलास में शिरकत का फैसला दुरुस्त था या रात गए बावजूद जिस दबाव का आप इजहार कर रहे हैं शिरकत से इनकार का फैसला दुरुस्त था? देखें, आप हैड यू बीन द पर्सन टू डिसाइड, क्या करते आप? देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी, अगर आप कंसेंसस चाहते हैं, आसिफ जरदारी साहब को ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। वहां पे जो देखिए एपीएस के सानहे के बाद जनरल राहील शरीफ को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने कंसेंसस क्रिएट कर दिया था। बिल्कुल कंसेंसस हुआ था, ठीक। आपको इस वक्त जरदारी साहब को चाहिए था वो कॉन्फ्रेंस बुलाते, इमरान खान, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब, वो फौजी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठते, और ये देखिए ये 6-7 लोग मिलके फिर उसमें बलोची लीडरशिप को, बलूचिस्तान की जो मुकामी लीडरशिप है उसको शामिल करते, तो आपको एक सब्सटेंटिव जो है वो चीज मिलती कि कंसेंसस हुआ। अब आज देखिए, अख्तर मेंगल नहीं आए, इमरान खान नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है।
इस इजलास को अब क्या महमूद खान अचकज़ई नहीं है, अचकज़ई साहब नहीं है, अचकज़ई नहीं है, कोई ना आपके बलोच नुमाइंदगी वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा लीडर जो है उसको आपने जेल में रखा हुआ है, अखबार उसे नहीं दे रहे, टीवी उसे नहीं दे रहे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। पता नहीं ये क्या है, ये मतलब नहीं, आपने बलोच तो नुमाइंदगी का जिक्र किया तो अनवारुल हक काकड़ साहब वहाँ मौजूद थे, साबिक निगरान वजीर आजम, और उन्होंने खिताब भी किया है। मेरे ख्याल सरफराज बुख्ती साहब भी मौजूद थे, तो बलूचिस्तान से ये दो नुमाइंदा लोग काफ़ी नहीं थे? नहीं, ये तो हुकूमत हो गई ना, इसके लिए तो काबीना मीटिंग कर लेते ना। अगर आपने कंसेंसस की तो बात होती है कि उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका नुक्ता नजर आपसे मुख्तलिफ है, और आप एक कंसेंसस या आप एक इत्तफाक राय अचीव करने की कोशिश करते हैं। सरफराज बुगटी और अनवारुल्लाह काकड़ बड़े प्रो पाकिस्तान लोग हैं। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बोथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके देखिए उनका नुक्ता नजर है, लेकिन हमें उनके मुखालिफ नुक्ता नजर को, या जो उन नुक्ता नजर उनसे इत्तफाक नहीं करता, आपने तो कंसेंसस क्रिएट करने की बात कही है ना। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपने बुनियादी तौर के ऊपर आज कैबिनेट मीटिंग की है और काबीना को आप पहले ही सुनाते रहते हैं। फायदा क्या है? आज अनफॉर्चुनेटली, जिसका मुझे बड़ा दुख है, आज की मीटिंग के नतीजे में पाकिस्तान कहीं ज्यादा तकसीम नजर आया है। हमें मालूम हुआ है कि हम इतने बहैसियत कौम जो है वो गैर संजीदा है कि हम सैकड़ों शहादतों के बावजूद, जो सिर्फ अभी चंद हफ्तों में हुई, हम में अहलियत ही नहीं है कि हम अपनी ज़ात से बाहर जा सकें और एक बड़े फैसले कर सकें, अपने पाँव से आगे देखने की हम सलाहियत पैदा कर सकें। आज पाकिस्तान ज़्यादा तकसीम नज़र आ रहा है, ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, ज़्यादा डिवाइड नज़र आ रहा है। आप मौलाना की कोई इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि पीटीआई को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था? मौलाना खुद वहां मौजूद थे। देखिए देखिए मौलाना की राय, पहली बात तो है कि मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद अचकज़ई हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, पीटीआई ने एक बार फिर इनको जो है वो एतमाद में लिए बगैर अपना फैसला कर लिया और फिर मुंह की खाई। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने, खैर इनको समझ तो आती है, जाहिर है इन लोगों को ना कोई इनका कोई पॉलिटिकल शऊर है, ना इनका कोई कद है। इमरान खान साहब ने इन लोगों को लगा के बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, पीटीआई के साथ, और सबसे ज्यादा अपनी जात के साथ। कि मुझे बहुत दुख है जो आज खान साहब को मुझे पता चला कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, और वो डिजर्व नहीं करता। वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का लीडर है, हु इज पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल? अवाम बिल्कुल बहुत ज्यादा हु इज उनका जो है। रिस्पॉन्सिबल? और देखिए देखें जी, रिस्पॉन्सिबल तो जाहिर है कि ताकत में जो लोग हैं वही हैं, लेकिन उनको जो समझिए कि जो आपने हल देना है वो तो उनकी लीडरशिप ने देना है ना। उनकी लीडरशिप तो रात को अब आज भी जो है वो तो टसवे बहा रहे हैं, रोना शुरू हो गए हैं कि हमें नहीं जाने दिया, अब हमने तो बहुत बड़ा लीडर बन जाना था अगर हम चले जाते। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये समझाएं कि इमरान, अगर आप एक संजीदा कंसेंसस चाहते हैं तो पीटीआई का नुक्ता नजर इमरान खान देंगे, पाकिस्तान के अवाम का नुक्ता नजर इमरान खान देंगे, या गौहर देंगे? अच्छा, या ये यहाँ चौधरी साहब, यहाँ एक 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 बात तो आपकी ठीक है। क्या बात है? बात तो आपकी ठीक है, सुनने में समझने में बात तो ठीक है, लेकिन क्या करें, वो माजी जो है ना वो सामने आता है। जब इससे पहले खान साहब के दौर में ऐसी मजालिस हुआ करती थीं तो वो नून और पीपल्स पार्टी के साथ खुद नहीं आया करते थे, तब तो खान साहब खुद पर्दा फरमाया करते थे। अब आप कह रहे नहीं खान साहब को होना चाहिए, तो ये तजाद तो है ना। देखिए बिल्कुल बात सही है। मेरे ख्याल में जो पहले हुए हैं, जो इश्यूज हुए हैं, जो वाकयात हुए हैं, उसके ऊपर एक तो मुझे पता है कि जब पुलवामा जी जी, ये कश्मीर जो वाला, हुआ था, हाँ जो हाँ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हाँ। वाला हुआ था, वो तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान उस वक्त इसलिए नहीं आ पाए थे कि उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल आ रही थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों को उन्होंने कॉल की थी, और वो जंग अवॉइड हो सकी उनकी उस प्रोएक्टिव रोल की वजह से। और मुझे पता है कि इमरान खान इसलिए उस मीटिंग में जो है वो शरीक नहीं हो सके थे। उसके बाद जो एक मीटिंग हुई जिसमें ब्रीफिंग दी गई थी, वो ब्रीफिंग मेरे ख्याल में उसमें खान साहब को होना चाहिए था, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आज की सिचुएशन में अगर कंसेंसस पाकिस्तान को आपको चाहिए, इमरान खान के अलावा कोई कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सकता। ये जो एलामिया चौधरी साहब, इसका नुक्ता नंबर 4 है कि प्रोपेगेंडा फैलाने, पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम पर जोर दिया। कमेटी ने दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर दिया।
सोशल मीडिया भी एक इशू है उनके हक में, दहशतगर्दों के हक में, जो फेक या गलत प्रोपेगेंडे के हक में चीज़ें आती हैं, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है डिजिटल एज में। ये नुक्ता किस कदर अहम है, इससे कैसे निपटना चाहिए? नहीं, बात सही है। प्रोपेगेंडा तो ज़ाहिर है एक बहुत पुराना वॉरफेयर है और यूज होता है और उसका सद्देबाब भी वो करना होता है। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में सद्देबाब के लिए काउंटर नैरेटिव, काउंटर बयानिया बनाना होता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लॉज लाए जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, टेररिज्म में आप देखिए ना, जरा इस वक्त आप अपने जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, जरा उनको कहिए किसी वक्त के जरा चेक करें कि अदालतों में टेररिज्म के कितने केसेस हैं और पीटीआई के खिलाफ जो केसेस हैं वो कितने हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे यहाँ इस वक्त एंटी टेररिज्म कोर्ट्स किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे यहाँ एंटी टेररिज्म लॉज किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये जो लॉज हैं ये भी कैसे इस्तेमाल होंगे और हो रहे हैं। तो साहब, आखिरी एक नुक्ता मुख्तसर सा, जब सिपा सलार की स्टेटमेंट के हार्ड स्टेट बनाना है पाकिस्तान को, हम कब तक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देंगे? और साथ जो अगली लाइन है वो इंतहाई अहम है तमाम सियासतदानों के लिए, कि वो ये कहते हैं कि हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। इसका मतलब है अफवाज पाकिस्तान को इदराक है कि गवर्नेंस के गैप्स हैं इन जगहों पे, इन हुकूमतों के यहाँ, जिसका खमियाजा शोहदा भुगतते हैं। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि इसका सच्ची बात यह है कि अभी मानी समझ आएगा, पता चलेगा कि वो क्या इस इक़दाम का मतलब क्या है। मसलन गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा, मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो अलमिया है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से लोकल गवर्नमेंट्स ना कराना है, जिसके नतीजे में बहुत तबाही हुई है। बलूचिस्तान को जिस तरह हमने 1970 में जो रीजन्स को ख़त्म करके एक सूबा बना दिया इतना बड़ा, मेरे ख्याल में वो बहुत ही अहमकाना कदम था। गवादर को शामिल करना बलूचिस्तान में बहुत ही अहमकाना हरकत थी। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए कंसेंसस चाहिए और अनफॉर्चुनेटली कंसेंसस की तरफ एफर्ट मुझे नज़र नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। जो आखिरी आपके दो नुकते बने उस पर किसी और रोज़ आपसे बात करेंगे। आज की सूरत हाल पर फवाद चौधरी साहब का आपने ओपिनियन देखा। एजाजुल हक साहब खुद बैठे हुए थे आज इस कमेटी के इजलास में, उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, उनसे रब्ता करेंगे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो वक़ार हसन साहब हैं, उनसे हम स्ट्रेटेजिकली समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ड स्टेट कैसे बनाएगा पाकिस्तान को, बनाया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब एजाजुल हक साहब ने। आज इस अहम कमेटी के इजलास में वो शरीक भी थे, उनसे हम बात करेंगे। साथ हमें ज्वाइन कर रखा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने, दिफाई तजिया निगार हैं, उनसे भी हम तफसील से बात करेंगे। एजाज साहब खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब आपको वेलकम करते हैं। एजाज साहब, काफ़ी तवील ये आज इजलास था, तकरीबन 6 घंटे लग गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मुखातिब हुए। वो कह रहे हैं हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। क्या मफहूम आपको समझ आया, क्या तय पाया है आज जब कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत वहाँ मिल बैठी थी, तो तय क्या हुआ? ज़रा मोटी मोटी बातें तो हमें शेयर कीजिए। जो रिजॉल्व है, ये हमेशा किसी बड़े इंसिडेंट के बाद एक दफ़ा पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पीएस स्कूल के बाद हुआ था और एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, ठीक उसी तरह से ये जाफर एक्सप्रेस वाला भी एक बहुत बड़ा ताने है, जो कि सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। यूएन ने, यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, तो हर एक ने इसको कंडेम किया। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, हमारे अंदर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, ठीक, पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिकल फील्ड। मैं उस पर भी आता हूं। सियासतदानों के अंदर एक पोलराइजेशन है। इसकी वजह से जो है एक नेशनल कोहेजन की जरूरत है, एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, और यही आज लबे लबाब था इसका मीटिंग का जो था आज। नेशनल कोहेजन, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या तय हुआ है वहां पे, कैसे निपटना है, ये कोहेजन कैसे पैदा करनी है, और फिर दहशतगर्दों की सरकोबी कैसे करनी है, ये हार्ड स्टेट कैसे बनाया जाएगा पाकिस्तान को? देखिए, ये कोई उन्होंने इसकी कोई क्या कहते हैं कि आउटलाइन तो कोई नहीं दी कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ना ही ये हुकूमत की तरफ से आया, तजावीज़ आई सामने। कुछ पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ दी थी, कुछ दूसरी जमातों ने दी थी, और उनको अब कंपाइल करके ये अब प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। क्या कोई ऑल पार्टीज
कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, फिर उसमें एक यूनानिमस, जिस तरह आज पार्लियामेंट ने, जो कि माइनस ऑपोजिशन थी, हाँ, एक रेजोल्यूशन पास की है। लेकिन अगर ये एक एपीसी बुलाकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक यूनानिमसली कोई ना सिर्फ रेजोल्यूशन बल्कि कोई मॉडस ऑपरेंडी भी बनाए कि ये अहम नुक्ता है, एपीसी का बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस पे आपसे बात भी करूंगा और फिर ये माइनस अपोजिशन, इसके सियासी असरात पर भी आपसे मजीद बात करता हूँ। ज़रा मैं वो जो हार्ड स्टेट वाला नुक्ता है वो समझ लूँ ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, ये क्या मतलब, क्या मुराद है आम शहरी के लिए, अगर आप उसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपका शोबा है कि सॉफ्ट स्टेट के तरस पर बेपुनाह जानों की कुर्बानियाँ कब तक हम देते रहेंगे? पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। इसका आसान मतलब क्या है, कैसे बनाया जा सकता जी, जो रियल पॉलिटिक में तीन आप पहले स्टेट्स होती हैं स्टेट की। एक आपने सुना होगा बनाना रिपब्लिक, जहाँ पे मेनली एनीबॉडी कैन कम एंड पुश, और उसमें बेसिकली करप्शन और बैड गवर्नेंस के बिल्कुल बुरे हाल होते हैं एंड बेसिकली सब पुश ओवर। फिर सॉफ्ट स्टेट्स है जो बेसिकली कुछ वजूहात हो सकती हैं हार्ड स्टेट की तरफ मिलाई। यूएस को आप कह सकते हैं हार्ड स्टेट है, किसी हद तक टर्की जो है हार्ड स्टेट है, रशिया है, चाइना है। इंडियन भी कहते हैं कि हम हार्ड स्टेट नहीं है। अच्छा, उसकी दो तीन वजूहात ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर नहीं है स्टेट के पास इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ओवरऑल देखें, मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, फिर आपका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस का फ्रंटियर कोर है, और उसके अलावा जो है आपका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। लेकिन जहाँ पे आई थिंक हार्ड और सॉफ्ट स्टेट में गैप आता है वो होता है गवर्नेंस, और जिसका आई थिंक उन्होंने मेंशन किया है। उन्होंने किया है कि गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शुहदा के खून से भरते रहेंगे। ये तो बड़ा सीरियस नुक्ता है। गवर्नेंस के गैप्स का रियलाइजेशन है, इसका मतलब है, और वो उस रेलिवेंट मोस्ट फोरम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की है। जी, तो वो हार्ड स्टेट ये नहीं कि इसमें एक्सेसिव यूज ऑफ मिलिट्री पावर होगा या लेस से कोसिव जो इंस्ट्रूमेंट होता है। मेनली ये कि उसकी जरूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए अगर गवर्नेंस में गैप्स ना हो बेसिकली। और दैट्स व्हाई आई थिंक वो जो उन्होंने जिक्र किया कि इसमें फिर लॉ एनफोर्समेंट है, चाहे मिलिट्री है, उनको कुर्बानियां दे के उसको भरना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस अगर केपी और बलूचिस्तान को ले लें, इसमें केपी में आपको पता है कि जिस तरह अल्ताफ साहब जिक्र कर रहे थे कि पोलराइजेशन, इसकी वजह से कई दफा जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो पीछे रह जाते हैं, देन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। आज भी आई थिंक इट वाज अनफॉर्चुनेट कि फेडरल लेवल पे आना चाहिए था पार्टीज को, ऑल्दो चीफ मिनिस्टर ये सिर्फ केपी का इशू नहीं है ना, बलूचिस्तान का भी तो इशू है ना। वहां पे गवर्नेंस का कितना फुकदान है, वहां पे कैसे तजुर्बात किए जाते हैं। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का भी इशू है कि अभी तक आप 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड में भी कैटेगरी ए और बी एरियाज में फिर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये ट्राइबल एरिया है, और जहाँ पे लेट्स से भी सिटी की पुलिस से निकल के ऑपरेट करना है तो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ पे लेवीज होंगी जो बाय एंड लार्ज डीसी के अंडर, लेकिन उनको सरदार हैं जनरली वही कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे साफ ज़रा फिर गवर्नेंस फिल करने के लिए या तो एफसी आएगी या आर्मी आएगी। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो है फिर आपको ऊपर से पावर लगानी पड़ती है। तो ये इश्यूज हैं उसको आई थिंक एड्रेस। फिर आई एम श्योर गवर्नेंस में बेशुमार चीजें हैं, और हार्ड स्टेट पे एक्सटर्नली भी एग्जर्ट करती है। जिस तरह टर्की का मैंने देखा है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि लाइक कुर्द्स के साथ उनका रहा, इराक में जाके भी स्ट्राइक करते रहे, और अभी सीरिया में उन्होंने घुटने लगवा दी उनके। तो आपको दोनों साइड्स पे भारत का, मैं तो कहता हूँ हाथ काटने की जरूरत है, और इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो लास्ट पॉइंट था उनका, कि अगर समझते हैं कि वो अगर उसको रीड करें बिटवीन द लाइन कि जी आप डिस्टेबलाइज करके आराम से बैठे रहेंगे, और ब्लावर साहब ने भी कहा, तो देन ना दिल्ली सेफ रहेगा, ना मुंबई है, ना बेसिकली कोलकाता है, और भारत की इतनी फॉल्ट लाइन है इनको लग समझ जाएगी। और आई थिंक नाउ पाकिस्तान स्टार्ट कमिंग एग्रेसिव दोनों साइड। अफगानिस्तान पे डिटेल में बातचीत पहले भी होती रही है कि किस तरीके से तालिबान को आपने एंगेज करना है और सॉर्ट आउट करना है। टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देयर आर ऑप्शंस के समबडी एल्स विल कम। एजाज साहब, अभी आपने कहा कि ये कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का एलामिया तो आ गया, आपको लगता है इसके बाद वाकईतन हुकूमत संजीदा होगी एपीसी बुलाने में, जिसमें पीटीआई जैसी बड़ी जमात की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज पीटीआई को चाहिए था कि वो इसमें शामिल होते। अच्छा, पीटीआई की ये कमजोरी है कि अच्छा भला चलते जाते ना लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं वो यू टर्न मार देते हैं या कुछ ऐसा फैसला कर देते हैं जिससे कि वो मतलब एक मैसेज सही नहीं जाता। कि आज जब सारी जमातें वहां पे मौजूद थी, तकरीबन मौलाना फजल रहमान साहब थे, बलूचिस्तान की कुछ जमातें वहां पे मौजूद थी, तो इसमें चाहिए था महमूद खान अचकजई को कि वो भी वहां पर होते और पीटीआई भी वहां पर होती। तो मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी
एक नेशनल लेवल पे बात करने की और एक नेशनल फ्रेमवर्क के अंदर आने के लिए, क्योंकि इसी से फिर आगे चीजें चलनी थी। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज गया है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड आल्सो, कि कितनी बड़ी जमात जो है दैट वाज मिसिंग फ्रॉम दी। ठीक, लेकिन देखिए ना एजाज साहब, उसमें उनका शिकवा ये है, उनका शिकवा ये है, उसमें गौर भी कह रहे थे, कल भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी अपने रहनुमा से मुलाकात होने दी जाती। अगर इमरान खान साहब से ये लोग जो नॉमिनेट हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, इनकी मुलाकात होने दी जाती तो डेफिनेटली उम्मीद थी कि वो इजाज़त देते, वो कहते बिल्कुल आप जाएं, कोई मशवरा करते अपने लीडर से। कोई भी जमात अगर किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनती है तो अपने कायदीन से तो मुलाकात करती है, मशावरत करती है, बट उनको मेल मुलाकात तक की एक्सेस नहीं दी गई। ये भी तो उनका शिकवा है ना। देखिए, ये शिकवा बिल्कुल बजाय है, लेकिन शिकवा उस वक्त किया जाता है जबकि इन्होंने तय कर लिया, बंदे नॉमिनेट कर दिए, और लेट नाइट यानी कि 1 बजे 1:30 बजे जाकर कह रहे हैं कि जबकि सुबह मीटिंग है कि जी अब ये भी हमारी ये कदगन हम लगाना चाहते हैं बीच में। ये अगर पहले ही कह दिया होता दिन के टाइम पे कि हम अटेंड करेंगे, ये हमारी 14 रुकनी जो है कमेटी जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होता, और फिर हो सकता है कि मीटिंग भी अरेंज हो जाती उनकी। ठीक, बगैर साहब, ये जब चीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़ुबान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बाला होकर एक बयानिया बनाना होगा, तो ये बयानिया तो तब ही निकलेगा ना जब सियासी इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, एक बड़ी जमात भी ऑन बोर्ड होगी। वो तो थी नहीं, आचकजई साहब भी नहीं थे, मेंगल साहब भी नहीं थे, शायद खाकान अब्बासी भी नहीं थे। जी, आई थिंक इसमें डेफिनेटली उनकी तरफ से ये शायद फील भी किया उन्होंने कि ये एक ऐसा मौका था। और इसमें देखें, इसमें तो जाफर एक्सप्रेस का था या व्हाटएवर इज हैपनिंग पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का है, और इसमें बाईपार्टिजन कंसेंसस भी होना चाहिए। बाय एंड लार्ज आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अभी सिर्फ अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप देखिए, एक बात जरा मैं क्लियर कर दूं, अगर इजाज़त हो। जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं जरा, कि ये पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग थी, सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी। इसमें अख्तर मेंगल साहब इज नो मोर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड शायद खाकान अब्बासी साहब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे शख्सियत है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर उनको दावत देना जो था वो मेरे ख्याल में बनता नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आप वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिर इन तमाम जमातों को दावत दें ताकि वो वहां पर शामिल हो। अच्छा, मैं ये बात मजीद आगे जारी रखूंगा। थोड़ा सा इजाज़ुल हक साहब से कम्युनिकेशन का मैं प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिक्स करवा लूँ इस लिंक को। थोड़ी सी नाज़रीन ब्रेक, और यहीं से गुफ्तगू दोनों मौजूद मेहमानों से जारी रखें। एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ुल हक साहब, ब्रेक से पहले आपने बड़ा अहम नुक्ता वाज़ेह किया जो ज़ाहिर बात है नाज़रीन की समझ के लिए बहुत ज़रूरी था, कि ये पार्लिमान की जो कमेटी है कौमी सलामती की, उसका इजलास था, इसमें पार्लिमान के नुमाइंदे ही शरीक हो सकते हैं। ठीक, आपने कहा कि आचकजई साहब नुमाइंदे नहीं हैं या शायद खाकान अब्बासी साहब नुमाइंदे नहीं हैं, तो इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब तो नुमाइंदे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी सेनेटर हैं, ये दो कहाँ थे? ये अभी सवाल आपका बिल्कुल बनता है। आप देखिए ना, जैसे ही मैंने अहम सवाल किया है आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। दोबारा से फरमाइएगा जरा। मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब अपनी जमात के सरपरस्त हैं, उनको आना चाहिए था, और मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजीर दाखिला हैं, जिनका अहम किरदार होना चाहिए इसके पीछे, यानी पूरा एक जो फ्रेमवर्क बनाने में हुकूमत को रिकमेंडेशन जो है वो दाखिला की तरफ से जाती हैं, क्योंकि और ये तमाम जो महकमे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो मिनिस्ट्री मटीरियल को रिपोर्ट करती हैं, रेंजर समेत, तो इसलिए उनको होना चाहिए था वहाँ पे। तो कोई हुकूमत ने उनकी अदम मौजूदगी पर कोई वजाहत नहीं दी, कोई वजह नहीं बयान की, या उनकी अदम मौजूदगी में कौन था उनका नुमाइंदा? नवाज शरीफ साहब का तो नुमाइंदे बहुत थे, उनकी मोहसिन नकवी साहब, नवाज शरीफ थी चीफ मिनिस्टर। मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री में अब माशाल्लाह उनकी जगह 2 और भी प्लस आ गए हैं वहाँ पे, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक एडवाइजर है। ठीक, तो वो मिनिस्ट्री पहले 3 हिस्सों में जो है तकसीम हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके आज मौजूद थे, लेकिन उनका वो किरदार नहीं था जो मिनिस्टर का होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन रिस्पांसिबल इनफ टू शो अप टुडे।
या साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब भी बहैसियत सीएम वहाँ शरीक थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। कुछ तला है कि बड़ी हार्ड हिटिंग गुफ्तगू उन्होंने की वहाँ पे? ये तो अपना अपना जो है ना, वो क्या कहते हैं, रोना रोते रहे या अपनी अपनी जो है वो बातें वहां पर ज्यादा की हैं, बजाय इसके कि तजवीज़ दें और मामला को ठीक लेकर चलें। लेकिन अली अमीर गंडापुर ने एक दो बातें बहुत बहुत अच्छी की हैं। खास तौर पे जो मोराल है उनकी पुलिस का, वो बहुत कह रहे हैं कि अब सही हो गया, और ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल नो गो एरिया थे, वहां पे लोग अब खुद दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक रिजॉल्व है जिसको सामने लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनका वफाक के साथ एक चलता रहता है कि पैसे कम मिले या हमारा हिस्सा हमें नहीं मिला और हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, हमें कम पैसे मिले। वो चीजें ये आज की गुफ्तगू में नहीं होनी चाहिए थी, अपना रोना नहीं रोना चाहिए था वहां पे। तो क्या इमरान खान साहब का भी उन्होंने जिक्र खैर किया? लाजिम बात है, उन्होंने किया। वो ये बात की थी कि अगर उनको मिलवाए थे पार्टी वालों को तो वो शायद तशरीफ ले आते मीटिंग के अंदर, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने मुलाकात का कहा ही इतनी लेट था कि मेरा नहीं ख्याल कहता टाइम था बीच में मुलाकात करवाने का और फिर पूरे मुल्क के आगे एक नया तमाशा खड़ा करने का। ठीक। बगीर साहब, ये एक और बड़ा अहम नुक्ता है। आप देखें कि अब हमारे यहाँ उलमाए इकराम की भी टारगेट उनको किया जा रहा है। बलूचिस्तान में, पेशावर में, अकोड़ा खटक में भी आपने वाक़या देखा। तो अब ये चीफ ऑफ आर्मी साहब भी ये कह रहे थे कि इनसे दरख्वास्त है कि वो इस्लाम की मसशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। कैसे? बज़ाहिर तो तमाम उलमा इकराम ऑन बोर्ड होते हैं, क्या अभी भी इस मुद्दे पे लूप होल है? हाउ टू डू इट या हाउ टू फिक्स इट? ये एक तालिबान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर जो भी उनकी आइडियोलॉजी अभी नजर आई, स्पेशली तालिबान 2, तो ये खत्म हो रहा है। आई थिंक बाय एंड लार्ज लोग अंडरस्टैंड। अच्छा, ओआईसी लेवल पे भी अगर आप देखें, इस्लामिक लेवल पे भी रिसेंटली इस्लामाबाद में भी जहाँ के पास 3 की एजुकेशन पे बात हुई, तो ये सही है कि क्या 56 ममालिक जो इस्लाम के इस्लामिक वर्ल्ड के हैं वो टोटली एक तरफ है और तालिबान एक तरफ है, तो मेरे ख्याल में इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। दूसरा, तालिबान प्रैक्टिकली बिकम हायर करना, तो भी ओपनली कहता हूँ, मतलब आप $87 मिलियन अमेरिका से लेते रहे हर हफ्ते और क्लेम आप करते हैं जी कि आप अमेरिका के खिलाफ है, तो टेक्निकली फिर अगर लेट्स से इंडियन ने बीच में कोई डॉलर वगैरह डाले वहां पे गए जाके, और ये वही इंडियन ने जो आर्म करते थे करजई और लेट्स से अशरफ गनी गवर्नमेंट को, जिस तालिबान को मारा जाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वक्त लेट्स से अगर एक कॉमन थ्रेट उनको समझते हैं पाकिस्तान को, तो आप इकट्ठे हो गए, तो मेरे ख्याल में इस्लाम वगैरह कोई नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड कि ये चीजें भी ऐसा सब आसान परमिएट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी, एजाजुल हक साहब आपका भी। मुख्तसर वक्त में आपसे गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।